एपिसोड 391 टू 400, अध्याय 391, 127 स्वाद परीक्षण _7। मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? ये शियाओ ने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। लेडी ये मुस्कुराए। जब एक फ़ोन आया तो लेडी ये उसे जवाब देने के लिए गलियारे में गईं और उस समय झाओ कियान ने सावधानीपूर्वक दरवाजा खोला और अंदर चली गईं। ये शियाओ इतनी गुस्से में थी कि उसे थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन उसे याद आया कि उसके हाथ जोंगजी की तरह बंधे हुए थे। उसने आंखों से लीनान को इशारा किया। लीनान इशारा समझकर उसके पास गई और झाओ कियान के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। आखिर झाओ कियान ने ही तो यह मुसीबत खड़ी की थी। क्या वह अपने ताश के खेल की शेखी नहीं बघार रही थी? और देखिए क्या हुआ, जी यूनिया ने उसे खूब छकाया, जिससे न सिर्फ मिस ये घायल हो गई बल्कि लेडी ये ने भी उन्हें लगभग सजा ही दे दी। गुस्से में लीनान खुद को रोक नहीं पाए। उसकी ताकत जबरदस्त थी और झाओ कियान उड़कर जमीन पर बेढंगी हालत में गिर पड़ी। उसका एक दांत टूटकर गिर पड़ा और उसने अपना सुन्न चेहरा ढक लिया और चिल्लाई, मिस आपने मुझे क्यों मारा? ये शियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें क्यों मारा? क्या तुम्हें पता नहीं क्यों? वह कदम दर कदम उसके पास आए और अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए बोली, अगर तुम न होते तो क्या मैं ऐसी होती? तुम्हें न मारकर मैं पहले ही तुम्हारे साथ नरमी बरत रही हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। झाओ कियान भी बेहद दुखी थी। उसने पहले ही सब कुछ पूरी तरह से सोच लिया था और कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए था। नतीजा इतना अप्रत्याशित था कि उसे लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ये सिर्फ मेरी गलती नहीं है मिसिए। क्या आपकी खुद कोई गलती नहीं है? आपको पता था कि उसमें क्या है और फिर भी आपने अपना हाथ अंदर डाला। क्या मैंने आपका हाथ जबरदस्ती बॉक्स में डाला था ताकि आपको सांप काट ले? मुझे दोष क्यों दें? झाओ कियान ने गुस्से से जवाब दिया। सिर्फ इसलिए कि आप मिसिए हैं। आप सोचती हैं कि आप बहुत महान हैं। ये शियाओ ने हल्के से नाक भान से कुड़ी और अपना सिर घुमाकर लीनान को निर्देश दिया, तीसरे चाचा को बुलाओ, उनके सप्लायर बदलने का समय आ गया है। इतने सालों से एक ही पेड़ से लटके रहने से वह उब गए होंगे। लीनान ने फ़ोन करने की कोशिश की और झाओ कियान को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसने तुरंत दया की भीख मांगी, मैं गलत थी मिसिए। मुझे पता है कि मैं गलत थी। कृपया आप सप्लायर को नहीं बदल सकती, वरना अगर उसके पिता को पता चल गया तो उसका सच में अंत हो जाएगा। अपने सामने घुटनों के बल बैठी लड़की को तिरस्कार से देखते हुए ये शियाओ ने कहा, अभी तो तुम बहुत सख्त थी, है ना? तुम इतनी जल्दी काहे कैसे हो गई? मिसिए, मैं गलत था। कृपया मुझ पर दया करें। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। यह कोई बहुत ईमानदार माफ़ी नहीं लगती। ये शियाओ ने उसकी तरफ देखा। झाओ कियान ने चुपके से अपने दांत पीस लिए और अचानक अपने चेहरे पर थप्पड़ मार लिया। यह मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए मिस। फिर एक और थप्पड़ दूसरे गाल पर पड़ा। यह मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए मिस। ये शियाओ बिस्तर के किनारे पर बैठी ठंडेपन से देख रही थी। जब तक लेडी ये, जो अपना फ़ोन कॉल खत्म कर चुकी थी, दरवाज़ा खोलकर अंदर आए, उसने देखा कि लड़की ज़मीन पर पड़ी खुद को थप्पड़ मार रही है। भौहें चढ़ाकर उसने ये शियाओ की तरफ देखा। शियाओ, तुम क्या कर रही हो? जब आप कुछ गलत करते हैं तो आपको सबक सिखाया जाना चाहिए। ये शियाओ ने तथ्यात्मक रूप से कहा। उठो, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें सिर्फ इसी वजह से आसानी से माफ़ कर दूंगी। ये शियाओ ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए। मम्मी की तरह लिपटी होने के बावजूद उसकी हड्डियों में अहंकार नहीं गया। झाओ कियान लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मैं आज रात कैपिटल सिटी लौट आऊंगा। जी यूनिया पर कड़ी नज़र रखना। किसी भी तरह की परेशानी का संकेत मिलते ही मुझे तुरंत बताना। हाँ, लेडी ये ने उस पर भौहें चढ़ाईं। ज़ियाओ, क्या तुम भूल गई कि मैंने अभी क्या कहा था? ये शियाओ ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे अपना बदला लेना ही होगा माँ। आप चाहे कुछ भी कहें, इससे मेरा मन नहीं बदलेगा। लेडी ये ने असहाय होकर आह भरी। कार्यक्रम अगली शाम प्रसारित होने वाला था और टीवी स्टेशन जोरदार प्रचार का आखिरी दौर चला रहा था। पहले ऐसी अफवाहें थीं कि प्रसिद्ध राजा माई के बेटे, कभी बेहद लोकप्रिय रहे बिगेल सितारे माई जेंग इस शो में शामिल हो गए हैं। हालांकि किसी भी मीडिया ने इसकी पुष्टि नहीं की थी और यह सिर्फ छोटे मोटे हलकों में फैली एक अफवाह थी। उस वर्ष कार्यक्रम के प्रसारण के बाद माई जेंग अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गए। प्रसिद्ध राजा माई ने अपने बेटे को विज्ञापनों और कार्यक्रमों में भाग लेने से रोका और इसके बजाय खुद को कम ही दिखाया, फिर कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए। मीडिया उनके बारे में कोई खबर नहीं खोज सका और समय के साथ माई जेंग धीरे धीरे लोगों की नज़रों से ओझल हो गए। एक दशक बाद अपने पिता की स्थायी प्रतिष्ठा के साथ माई जेंग का नाम कभी कभार लिया जाता था और कभी कभार उनके जीवन की कोई झलक लीक हो जाती थी, जिससे प्रशंसकों को उनकी प्रशंसा करने का मौका मिलता था और उनका एक छोटा सा प्रशंसक वर्ग जीवित रहता था। लेकिन अब अनगिनत बड़े विबोवीज ये खबर फैला रहे थे कि फेमस किंग माई के बेटे माई जेंग ने वाकई द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस में हिस्सा लिया था और सेट से पपराजी की तस्वीरें लीक हो गई थीं, जिससे तरह तरह की अटकलें लगने लगी थीं। ये शो प्रसारित होने से पहले ही चर्चा में था और सबका ध्यान अपनी ओर खींच चुका था। अध्याय 392, 127 स्वाद परीक्षण _8। जियांगबी टेलीविजन स्टेशन के आधिकारिक वेबो, द वॉइस ऑफ ब्यूटी प्रोग्राम टीम के आधिकारिक वेबो और मुख्य निर्देशक और निर्माता युआन पेन सहित अन्य बड़े वी ने कांगले नामक एक व्यक्ति का उल्लेख किया, जिसमें लिखा था, फूल खिलते हैं, फूल गिरते हैं, बादल गिरते हैं, बादल फैलते हैं, आइए हम चुपचाप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ सुने। साथ ही एक कॉन्सेप्ट पोस्टर भी था, जिसमें चेहरा तो नहीं दिखाया गया था, लेकिन एक अलौकिक और रहस्यमय प्रभाव दिया गया था। पहले टीजर में दिखाई गई अलौकिक और सुंदर आवाज़ को देखते हुए क्या ये वही हो सकती है? कुछ शुरुआती प्रचार के साथ इस कांगले को अपना चेहरा दिखाए बिना ही थोड़ी प्रसिद्धि मिल गई थी।
इस जोरदार प्रचार के तहत द वॉइस ऑफ ब्यूटी का प्रसारण शनिवार शाम 8:50 बजे निर्धारित समय पर हुआ। यून परिवार में हमेशा की तरह कोई अंतर नहीं दिखा। एकमात्र परिवर्तन यह था कि कांग जिनसे को गर्भावस्था का डर था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह घटना तब शुरू हुई जब वह शौचालय का इस्तेमाल कर रही थी। फर्श पर पानी भरा था, वह फिसल गई लेकिन समय रहते दीवार को पकड़ लिया। फिर भी उसे गर्भावस्था का डर लगा और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सौभाग्य से कोई गंभीर बात नहीं हुई। युनशू ने आंटी ली को उसकी देखभाल के लिए अस्पताल भेज दिया। कांग जिनसे गर्भावस्था के बाद से साफ तौर पर ज्यादा सतर्क हो गई थी। युनशू घर का प्रबंधन और भी सख्ती से कर रही थी। जमीन पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरने देती थी, वरना उस दिन के प्रभारी की 3 महीने की तनख्वाह कट जाती। तो नौकर इतनी घटिया गलती कैसे कर सकते थे? कांग जिनसे को लगा कि किसी ने जानबूझकर उसे चोट पहुंचाई है, क्योंकि जमीन पर पड़ा पदार्थ पानी से ज्यादा चिकनाई जैसा लग रहा था, जिससे वह इतनी आसानी से फिसलती नहीं। ये पहले से ही सोची समझी बात लग रही थी, लेकिन उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा था? अस्पताल में जागने के बाद उसने तुरंत युनशू को फोन किया तो युनशू ने कहा कि यह बाथरूम में साधारण पानी था, कोई चिकनाई नहीं, और नौकरों ने इसे पहले ही साफ कर दिया था। युनशू ने उसे चिंता न करने और अस्पताल में आराम करने और स्वस्थ होने के लिए कहा। क्या वह मतिभ्रम कर रही थी? कांग जिनसे ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। नहीं, उसे यकीन था कि वो लुब्रिकेंट ही था। उसने अपनी आस्तीन उठाई जहां जल्दी से छुआ गया पदार्थ थोड़ा सा बचा था। लुब्रिकेंट की गंध बहुत ही खास थी, हालांकि वो पूरी तरह से वाष्पित हो चुका था, फिर भी उसे उसकी हल्की सी खुशबू आ रही थी। परिवार में कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। कांग जिनसे को इस बात का पूरा यकीन था, लेकिन वह कौन हो सकता है? आंटी ली, जियाओ लैन या आंटी वू? उन्हें लगा कि सभी लोग संदिग्ध हैं, लेकिन फिलहाल वे निश्चित नहीं हो सकती। लेकिन उनका मकसद क्या था? उन्होंने घर तोड़ने वाली और मालकिन की भूमिका इतनी अच्छी तरह निभाई कि वे इन महिलाओं की भावनाओं को अच्छी तरह समझती थीं। महिलाओं में ईर्ष्या और पुरुष के स्नेह के लिए संघर्ष आम बात थी, और प्रतिद्वंद्वी के बच्चे को खत्म कर देना तो और भी सामान्य बात थी। इसलिए वह निश्चित थी कि यह युनशेन के छिपे हुए प्रेमी का काम था। उसे भय से सिहरन महसूस हुई। ये व्यक्ति उसके घर में हमला करने के लिए आया था। लेकिन जो कोई भी उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था, चाहे वह कोई भी हो, वह उसे कभी भी ऐसा करने नहीं देती थी। अब सबसे जरूरी काम इस अदृश्य हाथ का पता लगाना था। कांग जिनसे यही सोच रहा था कि तभी आंटी ली चायदानी लेकर अंदर आईं। मिस कांग, आप जाग रही हैं? कांग जिनसे ने उसकी ओर देखा। आंटी ली युनशू की व्यक्ति थी, जो पूरी तरह से भरोसेमंद थी और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। कांग जिनसे की निगाहों से घबराई चाची ली ने टीवी चालू कर दिया। मिस, आराम करने के लिए थोड़ा टीवी देखिए। टीवी पर जियांगबेई टेलीविजन स्टेशन आ रहा था। अगला, कृपया प्रतियोगी संख्या 69 का मंच पर स्वागत करें। सबसे पहले एक लहराती स्कर्ट का किनारा दिखाई दिया, जिसने लोगों के दिलों पर मोहक रूप से कब्जा कर लिया, जिससे उनकी इच्छा हुई कि वे और अधिक देख सकें। तभी कैमरा धूप से भरे घास वाले दृश्य पर गया। सफेद पोशाक पहने एक लड़की मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर दौड़ रही थी। उसका ताज़ा और खूबसूरत रूप एक अलग ही रोशनी में कैद हो रहा था। सभी को नमस्कार, मेरा नाम कांगले है। अपने एकल वीसीआर में अपनी आवाज़ में सूरज की रोशनी भरी मुस्कान के साथ एक नाजुक और गोरा चेहरा धीरे धीरे कैमरे के सामने आया। चाची ली ने कहा, क्या यह मिस जिनिक्सियन नहीं है? कांग जिनसे की आंखें अचानक काली पड़ गईं, उसके होंठ कसकर भींच लिए गए, उसकी निगाहें स्क्रीन पर दिख रहे परिचित चेहरे पर टिक गईं। अध्याय 393, 128 उग्र स्क्रीन फेफेई कैमियो। कांग जिनिक्सियन एक होटल के कमरे में छिप गई और बिस्तर पर बैठकर टीवी देखने लगी। स्क्रीन पर सबसे सुंदर आवाज चल रही थी। जब माई झेंग अपने शांत परिधान, सुंदर और खिले हुए चेहरे के साथ गिटार पर स्वयं रचित गीत प्रस्तुत करते हुए आए, तो ऐसा लगा कि वह लड़का मंच के लिए ही पैदा हुआ है। यह अकल्पनीय था कि वह लोकप्रिय नहीं होंगे। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो कार्यक्रम देख रहे दर्शकों को तुरंत समझ आ गया। वह प्रसिद्ध राजा माई का पुत्र था। कई लोगों को शायद 10 साल पहले का एक लोकप्रिय अभिभावक बाल रियलिटी शो याद होगा। माई झेंग उस शो में शामिल बच्चों में से एक था। पलक झपकते ही वह इतना बड़ा हो गया था, उस समय के घमंडी छोटे लड़के से लेकर अब एक बहुमुखी प्रतिभावान, सुंदर और खुशमिजाज युवक तक, जिसने सचमुच लोगों को भावुक कर दिया। इसके अलावा मिंगहान के साथ उनकी कुछ बातचीत ने वास्तव में उस गर्मी की यादें ताज़ा कर दी। मिंगहान की बेटी का नाम क्या था? उस जमाने में वह बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों की नज़रों से ओझल हो गई। मिंगहान और माई झेंग के जिक्र से कई लोगों को उसकी धुंधली याद तो थी, लेकिन समय बीतने के कारण उन्हें ठीक से याद नहीं आ रहा था कि वह कैसी दिखती थी। ये देखकर कांग जिनशियान ने चुपके से अपनी मुट्ठी भींच ली। ये तो जी यून्या की बात कर रहे थे। अगर वे वाकई जी यून्या को आज खोज भी लेते, जब समाज में सिर्फ दिखावे की बात होती है, तो उसके लिए क्या जगह बचती? जब वह गहरी सोच में डूबी हुई थी, माई झेंग मंच से चली गई और अब उसकी बारी थी। कांग जिनिक्सियन ने गहरी सांस ली और अपना फोन कसकर पकड़ लिया। खुद को दर्शकों को अपनी गायकी से अचंभित करते हुए देखकर कैमरे ने कई जजों के क्लोजअप लिए। सभी के चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता के भाव थे। उसी समय उसके वेबो बैकएंड पर सिस्टम संदेश लगातार आते रहे। लोग उसके वेबो को फॉलो कर रहे थे और यह संख्या चिंताजनक दर से बढ़ रही थी। जैसा कि कांग जिनिक्सियन ने देखा, वह गर्व से अपने मुंह के कोनों को सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। वेबो, टेबा, फोरम आदि जैसे सार्वजनिक प्लेटफार्मों पर सबसे खूबसूरत आवाज, मिंगहान, माई झेंग और कांगले जैसे कीवर्ड का लगातार उल्लेख किया जा रहा था और उनकी खोज मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी। उस रात माई झेंग प्रसिद्ध हो गईं, लेकिन कांगले नामक एक उभरती हुई युवा गायिका उससे भी अधिक चर्चा में रहीं। इस बीच मुख्य निर्देशक युआन पेन ने एक दशक पुराने कार्यक्रम पेरेंट चाइल्ड बैटल को नेटिजन्स की वजह से ऑनलाइन फिर से देखा। इसी शो से मिंगहान और माई झेंग के बीच की दोस्ती शुरू हुई थी।
अब जब दोनों एक ही कार्यक्रम में फिर से साथ आए हैं तो मिंग हान, माई जेंग के प्रशंसक और यहाँ तक कि शो के पुराने प्रशंसक भी उत्साहित हैं। कार्यक्रम में मिंग हान की बेटी का भी जिक्र था। किसी ने उस छोटी बच्ची की तस्वीर पोस्ट की और यह ऑनलाइन आग की तरह फैल गई और लोग उसके वर्तमान ठिकाने का पता लगाने के लिए दौड़ पड़े। लड़की की हालिया स्थिति के बारे में पता लगाना मुश्किल नहीं था और कार्यक्रम प्रसारित होने के कुछ समय बाद ही जियोन्या की पहचान पूरी तरह से उजागर हो गई। पता चला कि वह लड़की एक अमीर परिवार से थी। वह यून ग्रुप की उत्तराधिकारी थी। यून ग्रुप, जो इस समय देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, निस्संदेह कंट्री हुआ में हर किसी को जानता था। नेटिजन्स उत्साह से उबल रहे थे। वह एक अमीर उत्तराधिकारी थी। उसी समय कुछ समय पहले की एक मीडिया रिपोर्ट को शक्तिशाली नेटिजन्स ने उजागर कर दिया। जी यून्या कुछ दिन पहले ही हुआ देश लौटी थी और यू परिवार की दत्तक पुत्री के जन्मदिन समारोह में शानदार वापसी की थी। अपनी अद्भुत सुंदरता और उत्कृष्ट स्वभाव के कारण और अपनी मां के आभामंडल को विरासत में पाकर उन्हें जियांगजोऊ मीडिया ने सर्वसम्मति से नंबर 1 सोशलाइट का खिताब दिया था। समाचार पत्र से ली गई एक धुंधली दूर की तस्वीर प्रसारित हुई। कम रिजोल्यूशन के बावजूद यह उनकी भव्य सुंदरता को छिपा नहीं सकी। कई नेटिजन्स अपनी स्क्रीन चाहते हुए देवी चिल्ला रहे थे। माई जेंग, मिंग हान, कांगले और अन्य नामों के साथ जी यून्या ट्रेंडिंग सर्च में ऊपर चढ़ गए और नेटिजन्स द्वारा व्यापक रूप से चर्चा में आ गए। जिस रात कार्यक्रम प्रसारित हुआ, दर्शकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई और ऑनलाइन चर्चाएं गर्म हो गईं, जिससे जनता की राय में एक नया गर्म विषय उभर आया। मुख्य निदेशक युआन पेन ने सभी बढ़ते आंकड़ों को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। स्टेशन में उनकी स्थिति अब अटल थी और अगले टीवी स्टेशन प्रमुख के चुनाव के लिए वे पहले से ही एक दावेदार थे। ये कार्यक्रम उनके पदभार ग्रहण करने से पहले उनका आखिरी संतोषजनक रिपोर्ट कार्ड था। प्रचार विभाग और कॉपीराइटिंग टीम को जल्दी करने के लिए कहो, लोहा गर्म है तो हथौड़ा चलाओ, कुछ और प्रचार योजनाएं तैयार करो। साथ ही दूसरे निर्देशकों को कार्यक्रम के लिए प्रचार स्थान आरक्षित करने और 4 प्रमुख मार्गदर्शकों और लोकप्रिय प्रतियोगियों के साथ प्रचार कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए सूचित करो ताकि हमारे टीवी स्टेशन के दूसरे कार्यक्रमों को गति मिल सके। उद्धरण चिन्ह। युआन पेन ने निर्देश दिए। फिर उसे कुछ याद आया और उसने कहा, जियाओली को उस समय के पेरेंट चाइल्ड बैटल के मेहमानों से संपर्क करने को कहो। 10 साल बाद पुनर्मिलन एक चाहत कंडा होगा। वे सभी अब अच्छा कर रहे हैं, जिससे द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉयस में और भी चर्चा हो सकती है। जी हाँ निदेशक। सहायक ने सब कुछ नोट कर लिया और जाने ही वाला था कि युआन पेन ने अचानक कहा, रुको। अध्याय 394 128 उग्र स्क्रीन फेफेई कैमियो _2। जी यून्या ने जियाओली से कहा कि वह अब फोन न करे। सहायक एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बुद्धिमानी से उसने आगे कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गया। काम जिनिक्सियन को उम्मीद नहीं थी कि वह चाहे कहीं भी जाए, वह जी यून्या से पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। वह एक भटकती आत्मा की तरह था। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचती उतना ही ज्यादा परेशान होती जाती। उसने अपने बनविबो अकाउंट में लॉग इन किया और जी यून्या के बारे में गंदी गंदी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। अशिष्ट, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह और उनके नाम पर बेहिसाब बदनामी। आजकल के नेटिजन्स जो भी सुनते थे उस पर यकीन कर लेते थे, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सिर्फ नाम से जाना जाता था, प्रतिष्ठा से नहीं। वे अफवाहों पर यकीन करने के लिए खास तौर पर तैयार रहते थे। कांग जिनशियान ने कई और बना अकाउंट बनाए और जी यून्या का नाम ऑनलाइन लगातार बदनाम किया। उसे लगा कि उसने अपनी छवि पूरी तरह से छुपा ली है और जी यून्या को प्लास्टिक सर्जरी की दीवानी करार दिए जाने के उत्साह में वह खूब मजे ले रही थी। उसी समय कांग जिनसे का फोन आया और कांग जिनिक्सियन जवाब देने से पहले हिचकिचाया। बहन, आज यान, शो में जाने से पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम अब भी मुझे अपनी बहन मानती हो? कांग जिनसे की गुस्से भरी आवाज़ फोन पर आए। कांग जिनिक्सियन ने अपने होंठ काटे। बहन, मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं। तुम्हें पता है, गाना हमेशा से मेरा सपना रहा है। मुझे डर था कि तुम असहमत हो जाओगी और इसीलिए। बहन, तुम मुझे दोष तो नहीं दोगी, है ना? कांग जिनिक्सियन की आवाज़ इतनी दयनीय थी कि कांग जिनसे का शुरुआती दृढ़ निश्चय नरम पड़ गया। आज यान, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, लेकिन तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। वरना क्या तुम्हें पता है कि अपने ही परिवार से धोखा खाने पर कैसा लगता है? मुझे लगता कि तुमने मुझे कभी अपनी बहन ही नहीं माना। बहन, मैं गलत था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा गाते हो। यह मेरी ही भूल थी कि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हारे सपने का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर दूँ, मनोरंजन उद्योग कोई आसान रास्ता नहीं है। तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। कांग जिनिक्सियन ने मन ही मन अपने दांत पीसते हुए कहा, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, मैं डरने वाली नहीं हूँ। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आंटी यून का है। वह ये जानकर खुश नहीं होंगी कि आपने मनोरंजन उद्योग में प्रवेश कर लिया है। कांग जिनसे ने चिंता व्यक्त की, लेकिन वह अपनी आवाज़ में इसे छिपा नहीं सकी। युनशु काफ़ी पारंपरिक स्वभाव की थी और यहाँ तक कि उसके अपने करियर के चुनाव को भी युनशु ने बहुत नापसंद किया था। उसे चिंता थी कि युनशु इसके लिए आजियान को दोषी ठहराएगी। कांग जिनशियान ने इस दिन का पहले से ही अंदाजा लगा लिया था। युनशु तो बस यही चाहती थी कि वह हेयन से शादी कर ले, है ना? उसने अपनी काबिलियत साबित कर ही दी थी और अगर हेयन को कोई आपत्ति नहीं थी तो युनशु को आपत्ति करने की क्या वजह थी? जहां तक हेयन की बात है, अब वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी। वह उसकी हर आज्ञा का पालन करता था, एक कुत्ते से भी अधिक। मैं माँ को मना लूंगा, चिंता मत करो बहन। ऐसा ही हो। कांग जिनसे ने आह भरी। आज यान, परिवार में कोई है जो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है? कांग जिनिक्सियन ने तुरंत आश्चर्य से जवाब दिया, बहन, क्या आप ठीक हैं? शुक्र है कि बच्ची को अस्पताल में समय रहते बचा लिया गया, वरना शायद वह बच ही नहीं पाती। ये बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली बात है। मुझे नहीं पता कि कौन सी कुतिया मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है।
अगर मैं उसे पकड़ लूँ तो कसम से उसका मुंह फाड़ दूंगी और यह सुनिश्चित कर दूंगी कि वह जिंदगी में कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी, कांग जिनसे ने दांत पीसते हुए कहा। फोन के माध्यम से कांग जिनसे स्वाभाविक रूप से कांग जिनिक्सियन के मुंह के थोड़े उठे हुए कोनों को नहीं देख सका। बहन, क्या तुम गलतफहमी में हो? सब जानते हैं कि हमारी माँ इस बच्चे को कितना प्यार करती है, कोई भी इसे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि वह उसकी मौत की कामना न करे। आह जियान, तुम्हारा भाई वाह। मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ? तुम नहीं समझोगे, भूल जाओ, कांग जिनसे ने फ़ोन रखने से पहले कहा। कांग जिनिक्सियन ने फ़ोन पकड़ लिया, उसके होठों से एक ठंडी हंसी निकल रही थी। मेरी प्यारी बहन, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती है ना? अगर तुमने मेरे भाई को हरी टोपी पहनाने की हिम्मत की तो बेहतर होगा कि तुम इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हेयान पहले ऊपर पोर्नोग्राफी देख रहा था, अब जब उसके पास कांग जिनशियान है तो वह नाइट क्लब में कम समय बिताता है। लेकिन वह लंबी अकेली रातें कैसे काटता? तभी नीचे से माँ की आवाज़ आए, एनजी एनजी जल्दी से नीचे आओ। अरे, वह झटका खाकर स्खलित हो गया। उसने टिश्यू पेपर का एक टुकड़ा उठाया, पोंछा, अपनी पैंट ऊपर खींची और नीचे की ओर भागा। माँ, आप किसे बुला रही हैं? माँ, उसने टीवी पर दिख रहे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या ये जियांग लड़की नहीं है? वह टीवी पर क्या कर रही है? उन्होंने कहा, और निश्चित रूप से टीवी पर गाना गाने वाला व्यक्ति कांग जिनिक्सियन था। उन्होंने स्वीकार किया कि वह स्क्रीन पर काफ़ी आकर्षक लग रही थी और उनमें एक अलग तरह का आकर्षण था। वह हूबहू जियांग लड़की की तरह दिखती है, लेकिन कहती है कि उसका नाम कांगले है। क्या वह सचमुच वही है या नहीं? और कौन हो सकता है? हेयान ने टीवी पर देख रही उस महिला की प्रशंसा करते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। ये सोचकर कि वह अंततः उसकी पत्नी बन जाएगी, वह बेकाबू होकर उत्तेजित हो गया। वह टीवी पर कैसे आ गई? क्या तुम उससे शादी नहीं करोगे? मेरे ही परिवार की बहू मनोरंजन जगत में कैसे प्रवेश कर सकती है? ऐसा नहीं है कि हमारा परिवार उसका साथ नहीं दे सकता। माहे का चेहरा गहरा हो गया, उनकी आवाज़ में नाराज़गी थी। अध्याय 395, 128 स्क्रीन पर लोकप्रिय फेफे अतिथि भूमिका _3। हेयान ने माहे के कंधों पर अपनी बाहें लपेटी। माँ, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हैं। अगर जिनक्सियन मुझसे शादी भी कर ले तो भी हम उसे उसकी आज़ादी से वंचित नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। क्या आपने नहीं देखा कि जब वह गाती है तो कितनी आकर्षक लगती है? खैर, मुझे वह जैसी है वैसी ही पसंद है। माँ ने बेबसी से उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम उसे बिगाड़ रहे हो, बाद में देखोगे कि क्या होता है। हेयन ने हंसते हुए कहा, बेशक मुझे अपनी पत्नी को बिगाड़ना होगा। उसकी आंखें घूम गईं। माँ, चलो सगाई समारोह की चिंता मत करो, चलो सीधे शादी कर लेते हैं। माँ ने भौहें चढ़ाईं। तुम फिर अपना मन क्यों बदल रही हो? क्या हम उसके कॉलेज खत्म होने तक इंतजार नहीं करने वाले थे? कॉलेज ग्रेजुएशन का इंतजार करो, तुम्हारा बेटा जीवाश्म बन जाएगा। मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता, अगले महीने मेरी शादी है। माँ ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जिनक्सियन के बारे में क्या? वह क्या सोचती है? बेशक, वह मेरे साथ चलेगी। माहे ने युनशु के बारे में सोचा और उसकी राय भी पूछने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वे शादी से रिश्तेदार होने वाले थे, इसलिए निश्चित रूप से एक साथ चर्चा करना और शादी की व्यवस्था करना बेहतर था। ठीक है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपकी शादी भव्य और शानदार हो। उसने माँ को गले लगाया और कहा, धन्यवाद माँ, आप सचमुच मेरी प्यारी और स्नेही माँ हैं। तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी भी अपनी माँ के साथ बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उस रात हेयान बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और बार बार कांग जिनिक्सियन के गाने के वीडियो देखता रहा। वह उससे तृप्त नहीं हो पा रहा था। टीवी पर वह आत्मविश्वास से भरी और खिली हुई दिख रही थी, जो उसके सामने आज्ञाकारी और सौम्य कांग जिनिक्सियन से बिल्कुल अलग था। वह उससे पूरी तरह प्यार करने लगा था। खुद को रोक न पाने के कारण उसने गुस्से का नाटक करते हुए जिनिक्सियन को फ़ोन किया। हेयन को अपनी गिरफ्त में रखने के लिए उसने उसे एक होटल में बुलाया। ये सुनकर हेयान का दिल धड़क उठा और वह कपड़े बदलकर बाहर भागा। माहे ने यह नज़ारा देखकर सिर हिलाया। उसकी शादी होने ही वाली थी, फिर भी वह इतनी अधीर थी। उसे उम्मीद थी कि शादी के बाद वह घर बसा लेगा। वह तेजी से निर्दिष्ट होटल की ओर बढ़ा और दरवाजा खटखटाने से पहले उसने अपने चेहरे पर संयम बनाए रखा, ये सोचते हुए कि उसे अब इसका लाभ उठाना होगा, अन्यथा वह अकेला रह जाएगा। जब कांग जिनशियान ने हेयान को गंभीर देखा तो उसे थोड़ी घबराहट हुई। क्या हो सकता है कि उसे यह पसंद न आया हो? लेकिन फिर मनोरंजन उद्योग की महिलाओं का आमतौर पर प्रतिष्ठित परिवारों द्वारा स्वागत नहीं किया जाता, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया अपेक्षित थी। हेयन, क्या तुम सब कुछ जानती हो? कांग जिनिक्सियन ने स्पष्ट रूप से प्रभावित करने के लिए कपड़े पहने थे। उसकी काली पोशाक ने अदरक के रंग की शॉल को पूरा किया। उसकी मोहक आकृति थोड़ी सी अंदर से दिखाई दे रही थी, बहुत मोहक। उसका नाजुक चेहरा, गोरी त्वचा और उसके होंठों का हल्का सा उभार मादक था। विशेषकर वे स्पष्ट, विशिष्ट आंखें, जो शर्म से ऊपर की ओर देखती थीं, शरीर को इच्छा से सुन्न कर देती थीं। हेयन सहज रूप से उस पर झपटना चाहता था, लेकिन कांग जिनिक्सियन थोड़ा पीछे हट गया और मुंह बनाते हुए बोला, क्या तुम मुझे डांटने के लिए यहाँ आए हो? कांग जिनिक्सियन को इस तरह देखकर हेयन का गुस्सा शांत हो गया। नहीं, बल्कि और भी ज्यादा भड़क गया। मेरी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें डांटने की? मेरी प्यारी पत्नी, मुझे तुम्हें चूमने दो। कांग जिनिक्सियन के कोमल हाथ उसकी छाती पर दब गए। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, क्या तुम मेरे गाने से सहमत हो? हेयान ने जोर से सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ, मैं तहे दिल से सहमत हूँ। बीवी, मुझे तुम्हें चूमने दो। उसे लगा जैसे वह जल रहा है। अगर उसने जल्दी ही अपनी आग नहीं बुझाई तो वह जलकर राख हो जाएगा। वास्तव में मोतियों से भी अधिक वास्तविक। अगले ही पल कांग जिनशियान ने खुद को एक जोरदार आलिंगन में पाया और हेयन की मजबूत छाती ने उसके चेहरे को चोट पहुंचाई। उसकी गर्म और धुंधली सांसें तेजी से उसके माथे, कानों के पीछे और गर्दन पर जम गईं, जिससे वह एक हल्की कराह के साथ बाहर निकली।
ये धीमी सी आवाज़ ऊँट की पीठ पर आखिरी तिनके की तरह थी। हेयन के हाथ तेजी से उसके कपड़े उतारने लगे और अगले ही पल उसने उसे बिस्तर पर दबा दिया। जैसे ही वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाला था, काम जिनिक्सियन ने अचानक अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। उसकी आवाज़ मच्छर की तरह कमजोर थी। नहीं, नहीं, बच्चा। हेयन अब पूरी तरह से अपनी वासना में डूबा हुआ था और बच्चे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। हेयान की लाल आंखें देखकर काम जिनशियान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हेयान को परेशान रखने की योजना बनाई थी, अपनी हरकतों से उसे डराने की, क्योंकि उसके भाई के अलावा किसी और को उसके शरीर को छूने का हक नहीं था। उसे क्या पता था कि कई दिनों से किसी औरत से अछूता रहा हेयान बहकावे में आकर अपना नियंत्रण खो देगा। अब जब तक उसकी रिहाई नहीं हो जाती तब तक उसके सिर पर बंदूक भी उसे रोक नहीं पाएगी। काम जिनिक्सियन दर्द से भौचक्का हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हरामी। विरोध करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसने मान लिया, ये कल्पना करते हुए कि उसके ऊपर वाला आदमी युनशेन था, और जल्द ही वह आनंद में खो गई। काम जिनशियान टूट सा गया, उसे पता ही नहीं था कि हेयान में इतनी सहनशक्ति है। उसने उसे पलट दिया और चाहता था। अध्याय 396 128 उग्र स्क्रीन फे कैमियो _4। अचानक हेयन की नज़र उसकी पीठ पर पड़ी और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उस गोरी जैड रंग की पीठ पर 2 उंगलियों के निशान थे जो चोट लगने से बैंगनी हो गए थे। उनके आकार से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे साफ तौर पर किसी मर्द के हाथों के निशान थे। बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा पर वे साफ दिखाई दे रहे थे। यह क्या है? हेयन ने ठंडी आवाज़ में पूछा। काम जिनिक्सियन ने अपना सिर धीरे से घुमाया, वह अपनी पीठ पर कुछ भी देखने में असमर्थ थी। क्या? हेयन की उंगली उस जगह को छू गई। तुम्हारी पीठ पर एक आदमी की उंगली के निशान कैसे आ गए? काम जिनिक्सियन के दिल में एक धड़कन ने उसे उसकी इच्छाओं से भरे मन से बाहर निकाल दिया। ये तो ठीक नहीं है, ये उसके भाई ने उस दौरान स्टडी रूम में ही छोड़ दिए थे। वो तो इन्हें बिल्कुल भूल ही गई थी। सौभाग्य से वह तेज तर्रार थी और उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, शैतान की बात करो, पिछली बार तुम इतने जोरदार थे कि मेरी हड्डियां लगभग कुचल ही गए थे। मेरी त्वचा पहले से ही संवेदनशील है और तुम्हारी जरा सी चुटकी भी कई दिनों तक निशान छोड़ जाती है। बहुत दर्द हुआ था। हेयन ने भौहें चढ़ाईं। क्या सच में उसने ही ये किया था? उसे याद क्यों नहीं आ रहा? अचानक काम जिनिक्सियन ने मुड़कर उसे गले लगा लिया और कहा, ओह बेतुके विचार मत लाओ। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम सचमुच मेरा दिल दुखा रहे हो। उसने मुंह बनाया, ऐसा लग रहा था जैसे उस पर अन्याय हुआ हो। हेयन ने उसके होठों को चूमा। तुम पर शक करना मेरा गलत निर्णय था। लेकिन इस बार हेयन जाहिर तौर पर ज्यादा सतर्क था। काम जिनिक्सियन की भावनात्मक उथल पुथल का फायदा उठाते हुए उसने उसके कान में फुसलाया, तुमने अपना पहला अनुभव किसके साथ किया था? उसने इतनी औरतों के साथ काम किया था कि उसकी गिनती करना मुश्किल था। एक ही कोशिश में वह बता सकता था कि वह कुंवारी है या नहीं। हेयन, बेशक मैंने इसे तुम्हें दिया था। झूठा। हेयन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह सिसकने लगी। जब मैं प्राथमिक विद्यालय में थी तो शारीरिक शिक्षा की कक्षा में गिर पड़ी और बहुत खून बहने लगा। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी और मैं खूब रोई। दरअसल उसी समय मेरी यौनिच्छेद हाइमन टूट गई थी। मुझे तब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे डर लगने लगा कि मेरी शादी नहीं हो पाएगी, मेरा होने वाला पति मुझे गलत समझेगा। मैंने तो जीवन भर अविवाहित रहने का भी फैसला कर लिया था। लेकिन फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई। हेयन, दुनिया में कोई भी मुझे गलत समझ सकता है, लेकिन तुम नहीं। उसकी सिसकती हुई विनती किसी धारदार चाकू की तरह थी जो हेयन के दिल में चुभ रही थी और तेजी से खून बहने लगा। उसे अंदर तक झटका सा लगा और अचानक उसने अपना सिर नीचे किया और उसके होठों को चूम लिया। उसका स्पर्श धीरे धीरे कमजोर होता गया। मुझे माफ करना, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। काम जिनिक्सियन ने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम्हें कभी भी मेरे साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उसकी झुकी हुई आंखों की गहराई में एक उपहासपूर्ण प्रकाश चमक उठा। तो तुमने मुझ पर कभी सच्चा भरोसा नहीं किया। अच्छा हुआ कि मैं सतर्क रही, वरना मैं फिसल जाती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जब काम जिनशियान की नींद खुली तो उसे बस पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ, मानो उसका शरीर अब उसका अपना नहीं रहा। उसने हेयन की तरफ देखा जो उसके बगल में मरे हुए सुअर की तरह सो रहा था, और खुद को रोक न सकी और चुपचाप अपने दांत पीसती रही। हालांकि वह हेयन को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि महिलाओं के बीच वर्षों के अनुभव से परिष्कृत उसके कौशल काफी अच्छे थे। अपने शरीर पर पड़े चोटों के निशानों को देखकर वह खुद पर हंसने लगी। चादर ओढ़कर नहाने चली गई। जब वह नहाकर बाहर आई तो हेयन अभी अभी जागा था। वह उसे चूमने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन काम जिनशियान ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बदबू मार रहे हो, जाकर नहा लो। हेयन की नज़र उसके पेट पर पड़ी और उसने अपने होंठ भींच लिए। क्या बच्चा ठीक है? काम जिनिक्सियन ने बड़बड़ाते हुए कहा, अब तुम्हें याद आया बेबी, तुम पहले क्या कर रहे थे? हेयन ने हंसते हुए उसके पेट पर हाथ फेरा और कहा, यह मेरा अच्छा बेटा है, हमेशा अपने पिता का ध्यान रखता है। जब तुम बाहर चले जाओगे तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। काम जिनिक्सियन की आंखों की रोशनी टिमटिमा गई। उसने उसका हाथ हटा दिया और अपने बाल सुखाने के लिए एक तौलिया ले लिया। हेयन ऊर्जा से भरपूर उछलकर उठी और नग्न अवस्था में ही बाथरूम की ओर भागी। लगभग दोपहर हो चुकी थी और उसका फोन मिस्ड कॉल से भरा हुआ था। युनशु, गूचेंग, काम जिन से और यहाँ तक कि युनशेन के भी कॉल्स थे। युनशेन का नाम देखकर उसका दिल कांप उठा और उसने वापस डायल कर दिया। कुछ घंटियों के बाद फोन का उत्तर मिला और युनशेन की गहरी आवाज आई, आप कहाँ हैं? युनशेन ने शायद ही कभी उससे संपर्क किया हो, इसलिए काम जिनशियान थोड़ा उत्साहित महसूस कर रही थी और उसने अपनी आवाज़ शांत रखने की कोशिश की। मैं दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जा रही हूँ। सारी रात चीखने चिल्लाने से उसकी आवाज़ भारी हो गई थी और मोहक रूप से कर्कश।
आप मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करना चाहते हैं। उसकी आवाज़ ठंडी और भावहीन थी। कांग जिनिक्सियन उसके इरादों को समझ नहीं सका और धीरे से कुछ कहा। मैं असहमत हूँ। उनका जवाब निर्णायक था, जिसमें बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। कांग जिनिक्सियन की सांसें अटक गईं, उसका दिमाग घूम गया। क्यों? कोई वजह नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो आज से हम अजनबी हो जाएंगे। ये कहकर उसने कांग जिनशियान को अपनी बात समझाने का मौका दिए बिना ही फोन काट दिया। अध्याय 397 128 उग्र स्क्रीन फे अतिथि उपस्थिति _5। कांग जिनिक्सियन ने अपना फोन पकड़ रखा था। उसके दिमाग में उसके द्वारा बोले गए वाक्य घूम रहे थे। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अब से हम अजनबी हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसका खून तो उल्टा दौड़ रहा था। उसने ऐसे नतीजे की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। यदि उसकी बहन ऐसा कर सकती है तो वह क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी पीली क्यों दिख रही हो? क्या ये बच्चे की वजह से है? हेन, जो अभी अभी नहाकर आया था, चिंतित होकर आया। कांग जिनिक्सियन ने कठोर मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ। तुम कहती हो कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम बहुत पीली दिख रही हो। ये सब मेरी गलती है। मुझे कल रात इतना कठोर नहीं होना चाहिए था, खासकर जब से तुम गर्भवती हो। हेयन को इस बात का अधिक से अधिक पछतावा होने लगा और उसने सोचा कि काश उसने खुद को संयमित किया होता। कांग जिनिक्सियन को चिड़चिड़ाहट महसूस हुई और वह जाने के लिए सामान पैक करने लगा, जबकि हेयन ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। कांग जिनिक्सियन को अभी भी हेयन से युनशू के सामने अच्छा दिखावा करने की जरूरत थी, इसलिए उसने मना नहीं किया। हालांकि अब वह कुछ हद तक एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी और पहचाने जाने से बचने के लिए उसने धूप का चश्मा, टोपी पहनी, पूरी तरह से सशस्त्र, और हेयन के साथ एक के बाद एक होटल से बाहर निकल गई। घर लौटने पर युनशू लिविंग रूम में आराम से बैठी चाय पी रही थी। कांग जिनशियान ने देखा कि युनशू थोड़ी पतली लग रही थी। उसके गाल थोड़े उभरे हुए थे, जिससे वह थोड़ी बूढ़ी लग रही थी। वह मन ही मन हैरान हुई। समय वाकई एक क्रूर कसाई था। अनजाने में ही युनशू बूढ़ा हो गया था। युनशू ने अपना चाय का कप नीचे रखा और देखा कि कांग जिनिक्सियन और हेयन हाथ में हाथ डाले भौहें उठाए अंदर आ रहे हैं। जैसा कि कांग जिनशियान ने अनुमान लगाया था, हेयान के बोलने से उसके गायन करियर को युनशू से कोई विरोध नहीं मिला, जिसने उनकी शादी की तारीख के बारे में भी पूछा। हेयान ने अपनी योजनाएं संभवतः अगले महीने माही को बताईं, जो पहले से ही तैयारी कर रही थी। युनशू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चून की यही बात है तो हमें अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। युन परिवार को अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करनी चाहिए। कांग जिनिक्सियन ने सही समय पर एक शर्मीली मुस्कान दिखाई, लेकिन उसकी आस्तीन में छिपा हुआ हाथ अनियंत्रित रूप से मुट्ठी में बंद हो गया। क्या वह सचमुच समय आने पर हेयन से शादी करने वाली थी? नहीं, वह ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। नानगोंग यान का भाई नाजुक दौर से गुजर चुका था और अब उसे सामान्य वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया था। तीसरे दिन वह होश में आया, कुछ तरल पदार्थ खा पा रहा था और बोल भी पा रहा था। वह काफी जिंदा दिल लग रहा था। जब युनया उनसे मिलने गए तो वह अस्पताल के बिस्तर पर बैठे थे। उनका एक पैर आराम के लिए मुड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वह कागज के एक टुकड़े पर ऊर्जावान चित्र बना रहे थे। वह लगभग 20 वर्ष का लग रहा था, नानगोंग यान से भी छोटा, और यदि नानगोंग यान ने यह नहीं कहा होता कि यह आदमी उसका भाई है, तो लगभग सभी लोग उसे छोटा भाई समझ लेते। वह दुबला पतला था, भूख से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से छोटे कद के कारण, जो उसकी अत्यधिक ऊंचाई के कारण असंगत लगता था। गौर से देखने पर उसके चेहरे के भाव नानगोंग यान से कुछ मिलते जुलते थे, लेकिन जहां नानगोंग यान ज्यादा ठंडा और सख्त लग रहा था, वहीं यह आदमी ज्यादा नाजुक लग रहा था। पहली नज़र में वह कुछ लड़की जैसा लग रहा था। धूप की कमी से उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी और नीचे नीली बैंगनी नसें हल्की सी दिखाई दे रही थीं, मानो उसके शरीर पर एक घना जाल फैला हो, जिससे एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। पैरों की आहट सुनकर उस आदमी ने अपना सिर घुमाया, जिससे उसकी दो अंबर आंखें लाल भूरे रंग की दिखाई दी, जो सुनसान धुंधलके के बीच डूबते सूरज और सुनहरी किरणों की याद दिला रही थीं। अंदर आई युवती को देखकर उसकी आंखों में सौम्यता के कुछ अंश चमक उठे, जो अत्यंत आकर्षक थे। डॉक्टर निक्स, आज मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उनकी आवाज़ में एक आम आदमी जैसी कर्कश और गहरी आवाज़ का अभाव था। वह मृदुभाषी और खास तौर पर भावुक थी। युनिया पास आए, उसकी नज़र उसके हाथ में रखे चित्र पर पड़ी, एक साधारण सा रेखाचित्र जिसमें खिड़की के बाहर की दुनिया कैद थी, तेज धूप, लाल फूल, हरियाली और रौनक। फिर भी युनिया को उस चकाचौंध और चमक के पीछे अकेलापन और वीरानी दिखाई दे रही थी। चित्र बनाने में बहुत ऊर्जा लगती है और तुम्हारा शरीर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तुम्हें अब से कम चित्र बनाने चाहिए। वह आदमी मुस्कुराया और अपना चित्र युनिया को दे दिया। आपके लिए। युनिया ने इसे स्वीकार किया। धन्यवाद, आपका चित्र बहुत बढ़िया है। मैं आपके हृदय की लालसा और पुकार देख सकता हूँ। यदि आप और आगे यात्रा करना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर की बात माननी होगी और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आदमी ने उसे गहराई से देखा। अचानक उसके होठों पर मुस्कान आ गई। मेरा नाम नानगोंग चेन है, डॉक्टर निक्स, आप मुझे आह चेन कह सकते हैं। उनकी मुस्कान में एक बहुत ही कोमल और स्वच्छ भावना थी, जो किसी भी सांसारिक अशुद्धता से मुक्त थी। युनिया मुस्कुराई। केवल आपकी गर्लफ्रेंड ही आपको इस तरह प्यार से बुला सकती है। मैं तो बस आपकी देखभाल करने वाली चिकित्सक हूँ। नानगोंग चेन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और अचानक उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। उसका रंग स्पष्ट रूप से पीला पड़ गया। युनिया ने भौहें चढ़ाईं और अपना ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए नीचे झुकी। तभी नानगोंग चेन ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी लंबी पतली उंगलियां उसकी त्वचा में धंस गईं। दर्द से युनिया की भौहें सिकुड़ गईं। अध्याय 398 128 उग्र स्क्रीन फे अतिथि उपस्थिति _6। उसने अपनी आंखें उठाईं। उसकी अंबर जैसी आंखों में कुछ कौंधा। उसने अपने होठों को मोड़ा और कमजोरी से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे मुझे बुलाते हुए सुना। युनिया ने आह भरी। श्री नानगोंग, आपको शांत होने की जरूरत है।
मुझे आ चैन कहो। यूनिया ने अपने होठों को भींच लिया। ऐसी आंखों का सामना करते हुए उसके लिए मना करना सचमुच कठिन था। यह एक मरीज था और उसे धैर्य रखना चाहिए। उसने मन ही मन खुद से कहा, आ चैन, पहले अपने आप को शांत करो, अपनी सांस धीमी करो। नानगोंग चेन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ छुड़ाया और कहा, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस मेरे पास एक नया दिल है और मैं अभी तक इसका आदी नहीं हूँ। यूनिया ने उसका रक्तचाप और हृदय गति मापी और जब उसे यकीन हो गया कि वह ठीक है, तभी उसने राहत की सांस ली। नानगोंग चेन हेडबोर्ड पर झुककर खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, डॉक्टर निक्स, मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। यूनिया बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। ठीक है, रोगी की आंतरिक दुनिया को समझने से भी उनकी स्थिति में सुधार करने में मदद मिल सकती है। जब मैं पैदा हुआ तो डॉक्टरों ने पाया कि मुझे जन्मजात हृदय दोष है। मेरी माँ शुरू में मुझे त्यागना चाहती थी, लेकिन चूंकि मैं सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए उनके पास मुझे रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरा बचपन हमेशा कीटाणुनाशकों की गंध से भरा रहा। मैं बस अपने कमरे में ही रह सकता था, अपने छोटे भाई बहनों को धूप में आज़ादी से दौड़ते हुए देख सकता था। उस समय मेरी सबसे बड़ी इच्छा उनके साथ खेलने की थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, उसकी निगाहें लालसा से भरी थीं। मुझे याद है जब मैं 9 साल का था, मैं चुपके से बाहर गया था और मेरी मुलाकात एक छोटी बच्ची से हुई जो किसी लावारिस पिल्ले की तरह गंदी थी, उदास होकर सड़क किनारे बैठी थी। उसकी आंखें बहुत साफ थीं। मैंने उसे अपनी आधी बचत दे दी और फिर मैं वहां से चला गया। लेकिन वह एक छोटी सी पूंछ की तरह जहां भी मैं जाता मेरे पीछे पीछे चलती। मैंने उससे पूछा कि वह मेरे पीछे क्यों आ रही है, तो उसने कहा कि उसे जिंदा रहना है। जीने की उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति ने मुझे आकर्षित किया और बाद में मैं उसे घर ले आया। यूनिया ने मन ही मन सोचा कि जिस लड़की को उसने उठाया है वह वही महिला होगी जिसने अपना हृदय दान किया था, और उन दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध था, बिल्कुल टेलीविजन नाटकों और उपन्यासों की तरह एक नाटकीय प्रेम त्रिकोण जिसका अनुमान कोई अपने पैर की उंगलियों से भी लगा सकता था। तुम बर्फ की तरह पवित्र और निर्मल हो, अब से तुम्हें आजू कहा जाएगा। वह बहुत खुश थी, उसकी मुस्कुराती आंखें खूबसूरती से घूम रही थीं। आजू का कोई परिवार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था और उसे अपना अतीत याद नहीं था। तब से वह मेरे घर में रहने लगी और मेरी माँ ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। हालांकि आह्यान उसे पहले पसंद नहीं करता था, लेकिन बाद में आजू की दयालुता और ईमानदारी ने उसे प्रभावित किया और हम साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ जवान हुए। कुछ नौकर चुपके से गपशप करते थे कि आजू भविष्य में मुझसे शादी करेगी। मैंने ये सुना और बहुत खुश हुआ। जिस लड़की का मैंने इतने लंबे समय से इंतजार किया था वह आखिरकार मुझसे शादी करने वाली थी। उस दौरान मैं हर दिन मुस्कुराते हुए उठता था। मेरी माँ मेरे विचारों को जानते हुए आजू की राय पूछे बिना चुपचाप हमारी शादी की तैयारी कर दी। इस बिंदु पर वह अचानक रुक गया। उनकी पलकें एक सामान्य महिला की तुलना में अधिक लंबी, मोटी और घुमावदार थीं, जो उनकी आंखों के आकार को उभरती थीं और उनकी अंबर रंग की आंखों को कुछ धुंधली और गहरी दिखाती थीं। उसने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन यूनिया बाकी सब समझ गई। उस दिन गलियारे में जब उस औरत ने नानगोंग यान को पुकारा तो उसके मन में कैसा भाव था। शादी से एक दिन पहले आजू को पता चल गया। वह मुझसे भिड़ने आई। उसने मुझे स्वार्थी कहा। उसने कहा कि वह यान से प्यार करती है। वह मुझे सिर्फ एक भाई के रूप में देखती थी, उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। उसने कहा कि मैंने उसे जीवन दिया है और वह उसे मुझे लौटाने को तैयार है और मुझसे उसे मुक्त करने की विनती कर रही है। हे, वह उपहासपूर्वक हंसा। उसकी आंखें उदासी से भरी थीं। कितनी मूर्ख लड़की है, अगर वह मर गई तो प्यार कैसे कर पाएगी। आह्यान ने कभी उससे प्यार नहीं किया। वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा, अपनी हथेली के नीचे कमजोर लेकिन स्थिर दिल की धड़कन महसूस की और उसके होंठ थोड़े ऊपर उठ गए। उसने अपना जीवन मुझे लौटा दिया। वास्तव में उसे स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन मेरा क्या। मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला। यूनिया बहुत दुखी हुई। इस उलझे हुए प्रेम त्रिकोण का अंत उस महिला की मौत के साथ हुआ। गनीमत रही कि नानगोंग यान ने अपनी सोच साफ रखी, या यूं कहें कि निर्दयी, वरना एक महिला को लेकर भाईचारे की भावनाएं आहत हो सकती थी और नतीजा इतना भी नहीं होता कि उसकी कीमत चुकानी पड़े। फिर भी उस महिला का भाग्य सचमुच दुखद था, लेकिन दुनिया के मामलों में क्या सही है ये कौन कह सकता है। कोई तो यही निष्कर्ष निकाल सकता था कि उसे वही मिला जिसकी वह हकदार थी। वह नहीं मरी, यूनिया ने धीरे से कहा। नानगोंग चेन ने उसकी ओर देखा। यूनिया ने उसके हृदय की ओर इशारा करते हुए कहा, उसने तुम्हारा जीवन बढ़ाया, तुम्हारे भीतर पुनर्जन्म लिया। इस प्रकार तुम न केवल अपने लिए बल्कि उसके लिए भी जी रहे हो। तुम्हें उसके लिए अच्छा जीवन जीना चाहिए। अध्याय 399 128 उग्र स्क्रीन फे अतिथि उपस्थिति _7। नानगोंग चेन मुस्कुराया और धीरे से सिर हिलाया। डॉक्टर निक्स, क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। यूनिया ने भौहें उठाईं। जरूर। उसने अपना हाथ बढ़ाया। नमस्ते, मेरा नाम नानगोंग चेन है। यूनिया मुस्कुराई और हल्के से उसका हाथ हिलाया। मेरा नाम जी यूनिया है। नानगोंग चेन की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराया। ये बहुत अच्छा नाम है। नानगोंग चेन ज्यादा थकान बर्दाश्त नहीं कर सका और जल्दी ही सो गया। यूनिया ने उसे लिटाया, पूरी जांच की और फिर वार्ड से बाहर चली गई। जैसे ही उसने वार्ड का दरवाजा खोला, एक लंबा व्यक्ति द्वार पर खड़ा था। अगर यूनिया की मनोवैज्ञानिक सहनशक्ति मजबूत नहीं होती तो वह निश्चित रूप से चौंक जाती। श्री नानगोंग, उसने हल्के से सिर हिलाया। क्या वह सो रहा है। हाँ, क्या आपको कुछ और चाहिए मिस्टर नानगोंग, यूनिया ने धीरे से पूछा। नानगोंग यान ने अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर अचानक यूनिया की तरफ देखा। उन आंखों में यूनिया ने एक गहरा दबाव महसूस किया जिसने उसे तुरंत सतर्क कर दिया। मैं अपने भाई को वापस घर ले जाना चाहता हूं और उसके प्राथमिक चिकित्सक के रूप में मुझे आशा है कि डॉक्टर निक्स हमारे साथ वापस आएंगे। जहां तक वेतन की बात है, मैं वर्तमान वेतन से 10 गुना ज्यादा वेतन देने को तैयार हूं। उसे निजी चिकित्सक के रूप में नियुक्त करने के लिए
यूनिया ने मना करने से पहले सोचा भी नहीं, श्री नानगोन को किसी दूसरे विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। आपके भाई का नाजुक दौर बीत चुका है। जब तक उनकी अच्छी देखभाल की जाती है तब तक कोई खतरा नहीं होना चाहिए। नानगोन ज्ञान की ओर एक बार भी देखे बिना वह मुड़ी और तेजी से चली गई। बेहतर यही होगा कि ये दोनों भाई जल्दी चले जाएं। वह सचमुच अब उनकी सेवा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा परेशानी पैदा कर रहे थे। नानगोन ज्ञान ने यूनिया की घटती हुई आकृति को देखा, उसकी निगाहें गहरी और विचारमग्न थीं। कल अस्पताल में एक सम्मेलन आयोजित होगा जिसमें देश भर के चिकित्सा क्षेत्र के कई विशेषज्ञों और प्रोफेसरों को आमंत्रित किया जाएगा। अस्पताल ने 3 दिन पहले ही इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और बैनरों पर इस आगामी कार्यक्रम का प्रचार शुरू कर दिया था। जैसे ही यूनिया अपने कार्यालय की ओर मुड़ी, उसने देखा कि वेई किंग चमकती आंखों से कंप्यूटर को देख रहा था। यूनिया को आते देख वेई किंग ने उसे इशारा करके बुलाया। कल के सम्मेलन में कई बड़े लोग आएंगे, प्रोफेसर ली युआन, प्रोफेसर वेन देहुआ, यहाँ तक कि शिक्षाविद चियांग, जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, भी इसमें शामिल होंगे। ये वास्तव में सितारों का जमावड़ा है। वेन देहुआ। यूनिया को यह नाम कुछ जाना पहचाना लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। प्रसिद्ध ओटोरहिनोलरिंगोलॉजी प्रोफेसर वेन देहुआ। यूनिया द्वारा एकत्रित किए जा रहे जन्मजात बधिर के मामलों को याद करते हुए वेई किंग ने जवाब दिया, हाँ, प्रोफेसर वेन देहुआ की विशेषज्ञता का क्षेत्र ओटोलरिंगोलॉजी है और वे राष्ट्रीय ओटोलरिंगोलॉजी अनुसंधान संस्थान के निदेशक भी हैं। यूनिया लंबे समय से इस व्यक्ति से मिलना चाहती थी और उससे कई सवाल पूछना चाहती थी। यह मौका इतना अच्छा था कि उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, इसलिए उसने कल आने का फैसला किया। क्या आप मेरे लिए प्रोफेसर वेन देहुआ की जानकारी और प्रमुख कृतियां संकलित कर सकते हैं? मुझे इसकी तत्काल आवश्यकता है। वेई किंग ने तुरंत इसकी मांग की। यूनिया ने मियाओ मियाओ का इलाज करना कभी नहीं छोड़ा। जब तक उम्मीद की एक किरण है, चाहे वह कितनी भी धुंधली और मायावी क्यों न हो, वह कभी हार नहीं मानती। प्रोफेसर बर्ड का शोध एक अड़चन में फंस गया था। आशा की एक झलक पाने में कितना समय लगेगा, यह अनिश्चित था। वह अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रख सकती थी। यूनिया ऑफिस में प्रोफेसर वेन की जानकारी और साहित्य की समीक्षा कर रही थी और उसे पता भी नहीं चला कि शाम के 5 बज चुके हैं। उसने अपना सामान समेटा और काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। हर लिफ्ट में कई लोग चढ़ते थे, ज्यादातर नर्सें और डॉक्टर शिफ्ट बदल रहे होते थे। यूनिया कोने में खड़ी, थोड़ा सिर झुकाए, उन जवान लड़कियों की उत्साह से बातें सुन रही थी। क्या तुमने सबसे खूबसूरत आवाज़ देखी? आह, माई जेंग वाकई बहुत सुंदर है। वह मेरा नया पुरुष देवता है। मुझे कांगले ज़्यादा पसंद है। क्या आपको नहीं लगता कि उसकी आवाज़ बहुत अनोखी है? उसकी आवाज़ सचमुच बहुत ही शानदार है और इससे भी बढ़कर वह दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। मैंने मास्टर मिंग पर नज़र रखी, लेकिन अंततः लिटिल किंग माई के जाल में फंस गया। वह अपनी सुंदरता पर भरोसा कर सकता था, लेकिन प्रतिभा पर भरोसा करना पसंद करता है। जब वह दृढ़ निश्चयी होता है तो उसे कोई नहीं हरा सकता। संप्रदाय के धर्मगुरु ने अभी अभी वेइबो पर पोस्ट किया है। वेइबो ब्राउज कर रहे किसी व्यक्ति ने आवाज़ लगाई और तुरंत ही सभी ने अपने फ़ोन निकाल लिए। बिना सोचे समझे यूनिया ने अपना फ़ोन निकाला, वेइबो खोला और रिफ्रेश हो गई। मिंगहान ने माता पिता और बच्चों के बीच की लड़ाई में भाग लेते समय की एक तस्वीर पोस्ट की थी। धूप में एक छोटी बच्ची एक स्टूल पर शालीनता से बैठी थी, जबकि एक सुंदर आदमी, जिसे कैटवॉक पर इठलाना चाहिए था, बेढंगेपन से उसके बाल संवार रहा था, उसे प्रस्तुत करने लायक नहीं बना पा रहा था, जिसे केवल हास्यपूर्ण ही कहा जा सकता था। फिर भी उसके चेहरे के भाव बहुत गंभीर थे। छोटी बच्ची अपने हाथों से अपने गालों को सहारा दिए एक मीठी मुस्कान के साथ सूरज की ओर देख रही थी। अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ रही थी। उसकी मासूम और पवित्र नज़र सांसारिकता से विरक्त एक संत जैसी सुंदरता लिए हुए थी। ये दृश्य, चाहे रचना हो या मनोदशा, शांत और गर्मजोशी से भरा था, लोगों को गहराई से प्रभावित करता था। यह एक पिता और उसकी बेटी के छोटे से दैनिक जीवन का चित्रण था। अध्याय 400-128 उग्र स्क्रीन फे अतिथि उपस्थिति _8। आज्ञाकारी बेटी और घबराए हुए पिता ने हंसी मजाक में दिन बिताए, जो फिर भी जीवंत और स्वादिष्ट थे। उन्होंने एक दिल वाला इमोजी पोस्ट किया और उसके अलावा एक भी अतिरिक्त शब्द नहीं। उस क्षण मौन शब्दों से अधिक जोर से बोल रहा था। तस्वीर अपलोड होते ही प्रशंसक तुरंत उस पर टूट पड़े। कुछ लोग मिंगहान के 10 साल पुराने लुक्स पर फिदा हो गए, कुछ पिता पुत्री सीपी की तारीफ करते हुए, समय की बेरहमी पर अफसोस जताते हुए, और कुछ लोग लड़की के लुक्स के दीवाने हो गए। जी यूनिया का नाम एक बार फिर चर्चा में आया। ये देखकर यूनिया ने अपने वैकल्पिक खाते से टिप्पणी की, एक स्पर्श जो मुझे छू गया, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। इसे भेजने के तुरंत बाद उसने पास में कुछ लड़कियों की चर्चा सुनी। क्या ये छोटी लड़की उस शो की बेटी नहीं है जिसमें संप्रदाय के धर्मगुरु ने 10 साल पहले भाग लिया था? बिल्कुल, यही तो है। ये युवती बुद्धिमान भी है और सुंदर भी। अब बड़ी हो गई है तो सचमुच बहुत सुंदर होगी। संप्रदाय के मुखिया के लिए एकदम सही जोड़ी। क्या तुम पागल हो? वे पिता और बेटी हैं, ठीक है। पिता पुत्री सीपी को बड़ा चढ़ाकर पेश करने से जनता तुम्हारे खिलाफ हो सकती है। मुझे लगता है कि वह लिटिल किंग माई के साथ सबसे अच्छी तरह मेल खाती है। शो में जब वे बच्चे थे तब वे सीपी थे। उसका नाम फिर क्या है? जी यूनिया। उसका नाम जी यूनिया है। वह यून ग्रुप की उत्तराधिकारी है। मैंने सुना है कि वह अभी अभी विदेश से लौटी है और मीडिया ने उसे अग्रणी सोशलाइट के रूप में प्रचारित किया है। उन्होंने ईर्ष्या से कहा। उफ, वो सचमुच गोरी, अमीर और खूबसूरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मनोरंजन उद्योग में करियर बनाना छोड़ दिया। उसे पैसों की जरूरत ही नहीं है। मनोरंजन जगत में क्यों कष्ट सहना? यूनिया चुपचाप सुन रही थी। उसके मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। डिंग, पहली मंजिल आ गई और लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे खुले। लोग बाहर निकल गए और यूनिया सबसे आखिर में बाहर निकली। एक विमान जियांगजोहू हवाई अड्डे पर रुका और लोगों का एक समूह बाहर निकला।
आगे वाला आदमी 40-50 साल का लग रहा था, उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे, उम्र के निशान साफ दिख रहे थे। फिर भी उसकी आंखें साफ थीं, चाल स्थिर थी, चाल तेज थी। उसके पीछे 2 युवक थे, एक पुरुष और एक महिला। पुरुष ने सूट पहना हुआ था जो उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ा अजीब लग रहा था। वह बीच बीच में अपनी टाई ढीली कर रहा था और गहरी सांसें ले रहा था, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, वह काफ़ी उत्साहित लग रहा था। काले रंग की मिनी ड्रेस पहने, लंबे बालों को ऊंची चोटी में बांधे, वह महिला एक तीक्ष्ण और सक्षम व्यक्तित्व का परिचय दे रही थी। नाजुक मेकअप किए, सीधी पीठ के साथ, हमेशा आगे की ओर देखते हुए, वह काफ़ी घमंडी लग रही थी। युनजान ने अपनी टाई फिर से ढीली कर दी, अपने रूममेट द्वारा उधार दिए गए सूट में असहज महसूस कर रहा था। उसे सूट पहनना वाकई नफरत था और उसे लग रहा था कि उसका स्वभाव किसी पक्षी की तरह, जिसके पंख कटे हुए हों, लगभग असहनीय हो गया है। उसके बगल में बैठी महिला ने तिरस्कार भरी लगभग अदृश्य घुड़की के साथ उसकी ओर देखा। युनजान को उसकी परवाह नहीं थी और उसने संदेश भेजने के लिए अपना फ़ोन निकाला। गुरुजी, मैं आ गया। क्या आप अपने नन्हे शिष्य का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? तभी सामने वाले दरवाजे से लोगों का एक और समूह निकला। उनका नेतृत्व कर रहा आदमी शायद 50 से ऊपर का था, स्लेटी रंग का ट्यूनिक सूट पहने, सख्त और शालीन चेहरे वाला। वह तेजी से आगे बढ़ा, उसके पीछे एक भीड़ थी। भाई, सामने वाले ने आश्चर्य से कहा और उस आदमी ने उसकी तरफ देखा। जैसे ही उनकी नज़रें मिलीं, दोनों ने अपनी गति तेज कर दी और एक लंबे अलगाव के बाद फिर से गले लग गए। युवान जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा, उस आदमी ने उत्साहित होकर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। लियुआन काफ़ी रोमांचित दिखे। भाई, हमें एक दूसरे को देखे हुए बहुत साल हो गए हैं, इस बार हमें ठीक से मिलना होगा। युनजान ने अपने बगल वाली लड़की से धीमी आवाज़ में पूछा, वह कौन है? वह प्रोफेसर ली का भाई है और काफ़ी बड़ा आदमी लगता है। उसने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा, उसकी निगाहें तिरस्कार से भरी थीं। क्या आप प्रोफेसर वेनदेहुआ को जानते भी नहीं? युनजान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या वह प्रोफेसर वेनदेहुआ हैं? लड़की ने धीरे से व्यंग्य किया, अशिष्ट गंवार, क्या तुम मंगल ग्रह से आए हो? बाहर जाते समय यह मत कहना कि तुम मुझे जानते हो। युनजान ने घूरते हुए कहा, शान फेफी, यह आप ही हैं जो मंगल ग्रह से हैं, आपका पूरा परिवार मंगल ग्रह से है। शान फेफी ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और अपनी आंखों में प्रशंसा की भावना के साथ दोनों प्रोफेसरों को देखने लगी। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।